हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे केसीसी ना क्लास 12। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल का यूज करके हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी कि क्रैमर्स रूल एक रूल है जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो तो उसमें हम लोग क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो तो वहां पे हम लोग क्रैमर्स रूल कैसे यूज करेंगे इस पे बात करते हैं। देखो, पहली बात तो ये क्रैमर्स रूल हम लोग यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सिस्टम बोले तो एक से ज्यादा इक्वेशन हो तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमने दो इक्वेशन लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। तो आप बोलोगे सर ये तो हम लोग ने क्लास 10th में भी सॉल्व किया था। वहाँ पे बहुत सारा मेथड हुआ करता था, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सभी मेथड हुआ करता था। तो बस उसी को हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे क्रैमर्स रूल। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे, उसको बोलेंगे क्रैमर्स रूल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि क्लास 10th में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते थे। देखो, अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते थे। तो चलो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा करते हैं कि y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। y को एलिमिनेट करने के लिए हमें y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता था। तो ऐसा करते हैं b2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और b1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या मिलेगा, तो ऐसा मिल जाएगा कि a1 b2 x और प्लस b2 से मल्टीप्लाई करना b1 b2 y इज इक्वल टू b2 c1 मिल जाएगा ना, b2 c1। क्या किया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन इस फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया है b2 से, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे b1 से। तो b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a2 b1 और x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा b1 c2, सही ना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी के थ्रू हम लोग डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के थ्रू हम लोग कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको समझने के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है। तो साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, a1 a2 a1 b2 a1 b2 और फिर माइनस a2 b1 और इनटू में क्या आएगा, x इज इक्वल टू b2 c1 और यहाँ पे माइनस b1 c2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो क्या बोलेंगे, b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन, इसको डिवाइड कर देंगे इधर तो यह आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें, अगर हम लोग y की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें y की वैल्यू निकालना है तो x वाले को एलिमिनेट करना होगा। इसका मतलब x के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि a2 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और a1 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम लोग a2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे a1 a2x और प्लस a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो a2 इंटू b1y और यहाँ पे आ जाएगा a2 इंटू c1, ठीक है। फिर अगले का देखो, a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2x हो जाएगा और प्लस में a1 b2y और इज इक्वल टू a1 c2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर दें, अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो ये साइन चेंज होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखो इसमें से y कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा, a2 b1 और माइनस a1 b2 और इनटू में y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 आ जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू निकालना तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय
A2B1 माइनस A1B2, ठीक है। तो ये तो रही क्लास 10th वाली बात। तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो देखो कंपैरिजन करो आप इसको इसको और इसको जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो क्या दिख रहा है, A1B2 माइनस A2B1। यहाँ पे A1B2 बाद में है, A2B1 पहले है। तो इन दोनों का डेनोमिनेटर अगर हमें सेम करना हो तो क्या करना होगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ये मेंटेन हो जाएगा। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये फोटो पलट जाएगा, यानी A1C2 पहले और माइनस A2C1 बाद में हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो A1B2 और माइनस A2B1 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि x और y दोनों की जो वैल्यू के डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम हो जाए, सही है ना। इससे हमारा क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा क्या है वो सुनना जरा ध्यान से। आपने डिटर्मिनेंट तो पढ़ा होगा, सही है ना। तो यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखा हुआ है B2C1 माइनस B1C2, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। कैसे वो सुनना, यहाँ पे B2C1 है और B1C2 है, ये हमें कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लिख लो C1C2 और यहाँ पे B1 और B2, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। देख लो एक बार, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो B2C1 तो B2C1 फिर माइनस C2B1 C2B1, सही है। यानी कि इसी चीज को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख पाए। अच्छा ये तो x से बराबर है। अच्छा इसको जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A1A2 और B1B2, सही है। अब आप इसको सॉल्व करके देखो इतना ही आएगा, A1B2, सही है ना, फिर माइनस A2B1 माइनस A2B1, सही है। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करके हमने x की वैल्यू को निकाला है। यहाँ देखो ये y है, इसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखना कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम A1A2 और यहाँ पे C1C2, सही है। देखो सॉल्व करके A1C2 माइनस A2C1 माइनस A2C1, सही है। और इसके डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, A1A2 और यहाँ पे B1B2, सही है। तो x और y इन दोनों की वैल्यू हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख पाए, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था, सही है। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये वाला डेनोमिनेटर इसका देखो, इन दोनों का डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सही है। इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। चलो हमने नाम दे दिया, क्या इसका नाम दे दिया हमने D, ये जो डेनोमिनेटर इसका नाम दे दिया हमने A1A2 और B1B2, सही है। और इसका हमने नाम दे दिया D1, x के जो ऊपर में है ना, इसका नाम दे दिया हमने D1 C1C2 और B1B2, और इसका नाम इसके ऊपर वाले का हमने नाम दे दिया D2, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दे दिया D2, तो क्या लिखेंगे A1C1 और A2C2, ठीक है। ये इस तरह से हमने नाम दे दिया। तो जैसे ही मैंने इसको नाम दिया इस तरह से, तो हमारा इस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू D1/D और y इज इक्वल टू आ जाएगा D2/D, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सही ना। तो इस तरह से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके इस तरह से सॉल्यूशन निकालें x और y के, तो यही है आपका क्रैमर्स रूल, सही है। अब यहाँ पे देखना, क्या आप बोलोगे सर हमें तो D और D1 और D2 ये तो याद रखना बहुत टफ काम है। कोई टफ काम नहीं, देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो ये जो D है ये एक्चुअली में है क्या, तो आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ध्यान से देखो। जो x और y का जो कॉफिशिएंट है उसी कॉफिशिएंट को यहाँ पे लिख दिया गया है। देखो A1A2 और अगला है B1B2, बस, सही ना। यानी x y के कॉफिशिएंट को आप यहाँ पे सजा दो तो वो हो जाएगा D। अब देखो आपको लिखना है D1, यहाँ पे देखो 1 है, 1 D1 लिखना है। तो आप क्या करोगे, जो D आया है उसमें फर्स्ट कॉलम को, यहाँ से फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो और इसके जगह जो कांस्टेंट टर्म है वो रख दो, यानी C1 C2 कांस्टेंट टर्म है। तो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देना है और उसके जगह C1 C2 लिख देना है, यानी कि कांस्टेंट टर्म लिख देना है, हो गया। बाकी को एज इट इज कॉपी कर देना है B1 B2। अब जैसे D2 लिखना है तो आपको क्या करना है, जो D आया है उसी में से हमें कॉलम 2 को डिलीट करके और उसके जगह कांस्टेंट टर्म लिख देना C1 C2, बस, सही है। देखो A1A2 एज इट इज रहा, जो हमारा कॉलम 2 है इसको हमने डिलीट करा, इसके जगह क्या लिख दिया C1 C2, बस हो गया। जैसे D1 निकालना है तो हम लोग D1 यानी कॉलम 1 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, यानी B1 B2 तो एज इट इज रहेगा, और कॉलम 1 की जगह हम लोग इसको डिलीट करके C1 C2 लिख देंगे, यानी कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, बस हो गया, सही है। अब यहाँ देखो, अब x की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से भी d से डिवाइड हो रहा है, y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो भी d से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि डी डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। डी 0 हो जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगा, सही है ना। यानी क्रैमर्स रूल लगाने के लिए हमें यहाँ पे डी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको इस पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यही है क्रैमर्स रूल और इसका यूज करके हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग अभी क्या देखेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 हो और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 हो, तो इसको हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीजें निकालना पड़ेगा। एक है d, तो d क्या होता है, एक्स वाई के कॉफिशिएंट को यहाँ पे लिख दो कि a1 a2 फिर अगला है b1 b2, तो ये हो गया d। और d1 क्या होता है, तो D1 आपको निकालना, उसके लिए क्या करना होगा, जो D आया है उसके फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके कांस्टेंट टर्म को लिख देना है, यानी कि C1 C2 को लिख देना है, बाकी कॉपी कर देना है B1 एंड B2। इसके बाद हमें D2 कैसे लिखना होगा, D2 लिखने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करना। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा A1 A2 और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करके कांस्टेंट टर्म को लिख देना है, यानी कि C1 C2। बस ये हो गया आपका D1 एंड D2। तो इसी फॉर्मूले, और यहाँ पे अगर हमें x निकालना हो तो क्या लिखेंगे, तो D1 बाई डी करेंगे, है ना। और y निकालना हो तो D2 बाई डी करेंगे, सही है ना। तो आप बोलोगे सर हम लोग तो एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग निकाल लेते, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में भी एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। यहाँ पे क्रैमर्स रूल का मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनांट मेथड का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था लेकिन मैट्रिक्स मेथड से। यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनांट मेथड्स का यूज करेंगे जिसको बोलेंगे क्रैमर्स रूल, सही है। तो आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज है 8.2, एक्सरसाइज है 8.2 और उसका पहला का पहला क्वेश्चन है, सही ना। पहला का पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखो इसमें लिखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से, यानी कि डिटर्मिनांट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग तीन चीजें निकालेंगे, क्या, d निकालेंगे, D1 निकालेंगे एंड D2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d क्या होता है, d होता है हमारा कॉफिशिएंट, यानी कि x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 7, तो 1 7 लिख दिए। y का कॉफिशिएंट -2 और y का कॉफिशिएंट 6, ठीक है, ये हो गया d। अब हमें लिखना है D1, तो D1 कैसे लिखेंगे, तो पहले d को सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 1 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 6, फिर -7 इंटू 14 -14 तो +14 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे D1 कैसे निकलेगा, तो D1 कैसे निकालते हैं, तो जो D आया हुआ उसमें फर्स्ट कॉलम को हम लोग एलिमिनेट करके कांस्टेंट टर्म को रखेंगे, यानी 0 और 40 को रखेंगे, बाकी ये कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 इंटू 6 हो जाएगा 0, फिर -40 इंटू 2 यानी कि -80, तो +80 हो जाएगा, यानी कि 80 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे D2 कैसे निकलेगा, तो जो हमारा D आया हुआ है उसके सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, यानी फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज रखेंगे, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके हम लोग कांस्टेंट टर्म को रखेंगे, यानी कि 0 और 40 को रखेंगे। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 0, यानी कि 40 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या होता है, D1 बाई डी होता है। तो यहाँ पे D1 क्या है, तो D1 है, यहाँ पे D1 है 80, तो यहाँ रखेंगे 80 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर रख देंगे 20, तो ये आ जाएगा कितना, 2 4 जा 8, यानी कि 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू होता है D2 बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D2 की वैल्यू क्या है, तो D2 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर रखेंगे 40, और D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू है 20, तो यहाँ पर रख देंगे 20, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो Y की वैल्यू आ गया 2। तो आप देखो X और Y की वैल्यू कितना आसानी से आ चुका है, सही है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। पहला का पहला क्वेश्चन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ।
चलिए अब हम लोग इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड नंबर, ठीक है। इसमें लिखा x+2y इज इक्वल टू 3 और है 4x+y इज इक्वल टू 5, 4x+y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। इसका हेडलाइन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग तीन चीज़ें निकालेंगे, क्या, d1 एंड d2। तो यहाँ पे d क्या है, तो d होता है कॉफिशिएंट टर्म्स, यानी कि x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 4, y का कॉफिशिएंट 2 और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 × 1 1 -8, यानी कि -7 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा d1 आएगा, तो d1 कैसे निकालेंगे, तो d1 निकालने के लिए मैंने आपको बताया है फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके उसके जगह कांस्टेंट टर्म लिख दो, यानी कि 3 और 5। उसके बाद इसको कॉपी कर देना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 10, है ना, तो यह जाएगा -7, ठीक है। अच्छा अब हम लोग d2 निकालेंगे, तो d2 कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया है जो d आया उसी से d2 निकालेंगे। सेकंड कॉलम को d2 निकाल रहे हैं तो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखेंगे और 2 1 की जगह कांस्टेंट टर्म रखेंगे 3 और 5, 3 एंड 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5 4 3 या 12, यानी कि -7, ठीक है। तीनों का वैल्यू सेम आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। x का फॉर्मूला क्या होता है, d1/d होता है। तो यहाँ पे d1 की वैल्यू -7, d की वैल्यू भी -7, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या होता है, d2/d, तो यहाँ भी दोनों का वैल्यू सेम है, -7 एंड -7। तो y की वैल्यू भी कितना आ गया, 1। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गया 1 एंड 1। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x - 3y, 2x - 3y इज इक्वल टू 7 और 3x + y इज इक्वल टू 3x + y इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो तीन चीज़ें निकालना पड़ेगा, d1 एंड d2। तो d क्या है, तो d होता है कॉफिशिएंट, यानी कि 2 3 और -3 एंड 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा 2 + 9 यानी कि 11। अच्छा d1 निकालेंगे, d1 निकालना बहुत ही आसान है। d1 निकालना तो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके कांस्टेंट टर्म लिख देना, यानी कि 7 एंड 5। अगला है -3 एंड 1, इसको सॉल्व कर लेते तो 7 + 15 यानी कि 22 आ जाएगा। अब d2 निकाल लेते हैं, तो d2 कैसे निकालेंगे, तो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 10 - 21 यानी कि -11। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, d1/d, है ना। तो यहाँ पे d1 की वैल्यू क्या है, तो d1 की वैल्यू 22 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू क्या है, 11 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, है ना। अच्छा y की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा d2/d। तो यहाँ पे d2 की वैल्यू क्या है, तो d2 की वैल्यू -11 है और d की वैल्यू क्या है, 11 है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सही है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आएगा, है ना। बुक में ये y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, जो कि गलत है, तो आप इसको सही कर लेना, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर कर लेते हैं, फर्स्ट का 4 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, इसमें लिखा है 2x + 3y इज इक्वल टू 9, 2x + 3y इज इक्वल टू 9 और अगला 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट मेथड से, यानी क्रैमर्स रूल से। तीन चीज़ें निकालना पड़ेगा, d1 एंड d2। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है लिखेंगे, तो कॉफिशिएंट्स को लिखना पड़ेगा 2 3 और 3 -2, है ना। x y के कॉफिशिएंट को लिख दें, सॉल्व कर लेते तो -4 और -9, माइनस का 13 आ जाएगा।
अब हम लोग D1 निकालेंगे, वो निकालना बहुत ही आसान है। D जो आया इसके फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे, यानी कि 9 एंड 7। इसके बाद बाकी को कॉपी कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 9 2 जा 18 माइनस 7 3 जा 21, है ना। तो यह आ जाएगा 8 1 9 2 1 3 माइनस का 39 आ जाएगा। अब हम लोग D2 निकाल लेते हैं, तो D2 कैसे निकालेंगे, तो जो D आया है इसका सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि 2 और 3, और उसके जगह हम लोग 9 और 7 रख देंगे, 9 एंड 7। तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 9 3 जा 27। तो क्या आ जाएगा, 7 में 4 गया 3, है ना, और 13 बच जाएगा। सही है, वो भी माइनस में, माइनस का 13। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग एक्स वाई निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, d1/d। तो यहाँ पे आप देखो d1 की वैल्यू क्या है, d1 की वैल्यू -39, तो -39, और d की वैल्यू क्या है, -13, तो -13। ये 13 39 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू d2/d। तो d2 की वैल्यू क्या है, तो d2 की वैल्यू -13 है, और d की वैल्यू भी -13 है, यानी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 3 एंड 1, है ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग बात करेंगे 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल रहेगा, उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे क्रैमर्स रूल लगाते हैं, इस पे बात करेंगे। चलिए, अब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल पे बात करेंगे। 3 वेरिएबल रहेगा, तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल कैसे लगाना है इस पे बात करते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग सेकंड पे लगाए थे 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन पे लगाए थे, उसी तरह से 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन रहेगा, उसमें भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जगह क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 वेरिएबल। ठीक है, 3 वेरिएबल रहा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखना। यहाँ पे 3 इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और अगला लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और यहाँ पे अगला इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हमने 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल लिया है। अब यहाँ पे जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए, यहाँ पे नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस बोले तो d1 d2 d3 में से कम कोई एक नॉन जीरो है। सही है, चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 3-4 चीजें निकालना होगा। पहले तो d निकालेंगे। d क्या होता है, कॉफिशिएंट्स, किसका कॉफिशिएंट, एक्स वाई जेड का, वो क्या है a1 a2 a3। तो यहाँ लिखेंगे a1 a2 a3, और y का कॉफिशिएंट क्या है, b1 b2 b3, z का कॉफिशिएंट क्या है, c1 c2 एंड c3। ठीक है, ये हमने d निकाला। अब हम लोग निकालेंगे क्या, d1। अब d1 कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके उसके जगह कांस्टेंट टर्म रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे d1 d2 एंड d3, बाकी हम लोग कॉपी कर देंगे b1 b2 b3, तो b1 b2 b3, और c1 c2 c3, c1 c2 एंड c3। ठीक है, ये हो गया d1। अब हम लोग d2 निकालेंगे। तो d2 कैसे निकलेगा, तो d2 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉलम 2 को एलिमिनेट करके उसके जगह d1 d2 d3 रख दो, यानी कांस्टेंट टर्म रख दो, तो बाकी तो कॉपी हो जाएगा। तो a1 a2 a3 कॉपी कर देंगे, सेकेंड कॉलम को के जगह d1 d2 एंड d3 कर देंगे, है ना, बाकी ये कॉपी हो जाएगा c1 c2 एंड c3। अब निकालना है आपको d3। तो d3 कैसे निकलेगा, तो थर्ड कॉलम की जगह हम लोग d1 d2 d3 रख देंगे, यानी थर्ड कॉलम को हटा करके d1 d2 d3 रख देंगे, तो बाकी कॉपी हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3। अगला क्या हो जाएगा, d1 d2 एंड d3। ठीक है, तो हमने d1 d2 एंड d3 निकाल लिया है। अब हम लोग एक्स वाई जेड निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, d1/d होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू d2/d होगा, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, d3/d होगा। सही ना, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड निकल चुका है समझ। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग थ्री वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के लिए क्रैमर्स रूल कैसे यूज करना है, ये था।
तो अब हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, देखो कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये डिपेंड करेगा डी पे। ठीक है, डी बोले तो ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने में, वाई की वैल्यू निकालने में, जेड की वैल्यू निकालने में, जो डी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। अगर डी की वैल्यू है ना, डी की वैल्यू 2 हो सकता है, डी की वैल्यू 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है ना। तो अगर डी की वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो सिस्टम जो सिस्टम हमारा कहलाएगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट बोले तो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही वैल्यूज आएगा। और अगर डी जीरो के बराबर नहीं हुआ, अगर डी जीरो के बराबर हो गया है ना, नहीं हुआ तब तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और अगर डी जीरो के बराबर हुआ तो यहाँ पे 2 केस हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकता है, नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, वो सुनना। अगर डी जीरो है और D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 ये भी जीरो है, डी जीरो है साथ ही साथ D1 D2 D3 भी जीरो है, सही है। तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो एटलीस्ट वन ऑफ देम, कौन सा वन ऑफ देम? D1 D2 एंड D3 में से, इन तीनों में से कोई भी एक अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तब यहां पे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और यहां पे मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो, ठीक है, कि D इक्वल टू 0 हुआ तो ऐसे केस में D1 D2 D3 भी हम लोग चेक करेंगे। अगर तीनों जीरो के बराबर हो गया तब ये कहलाएगा कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। और कैसा मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर D इक्वल टू 0 है और D1 D2 D3 में से कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो ऐसे केस में सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। यानी कि सॉल्यूशन अगर मिला तो कंसिस्टेंट और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि आखिर हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें देखो इसमें क्या है कि 2x माइनस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और अगला है 3x प्लस 2y और प्लस 3z इज इक्वल टू 16 और अगला x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें D1 D2 एंड D3 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले D निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे D कैसे निकलेगा? तो कोफिशिएंट्स यानी कि कोफिशिएंट को रखेंगे 2 3 एंड 1, अगला है -1 2 एंड 3, -1 2 एंड 3, अगला है 1 3 एंड 2। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4 -9, फिर अगला है प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 3 2 जा 6 6 -3, फिर अगला है प्लस 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 9 -2 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा? -5 इंटू 2 -10 और प्लस में 6 -3 3 इंटू 1 यानी कि 3, और अगला है 9 -2 यानी 7 इंटू 1 यानी कि 7। यहाँ पे वैल्यू आ गया 0। तो आप देखो D की वैल्यू आ चुका है 0,
तो डी की वैल्यू अगर जीरो आया है तो डी की वैल्यू अगर जीरो आया तो दो केस हो सकता है, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है या फिर नो सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें D1 D2 एंड D3 ये तीनों निकालना पड़ेगा। अगर तीनों की वैल्यू जीरो आ गया तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक नन जीरो आया तो नो सॉल्यूशन होगा। यानी कि अब ये सॉल्यूशन होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि D1 D2 D3 की वैल्यू क्या आ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग D1 निकालते हैं। तो D1 निकालना बहुत ही आसान है। जो D आया है इसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 16 एंड 12, और अगले वाले को कॉपी कर देंगे -1 2 एंड 3, फिर है 1 3 एंड 2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। तो 4 के कॉलम इसके रो को हम लोग ढक देंगे, तो यह आ जाएगा 4 -9, और फिर अगला है प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, 16 2 जा 32 माइनस 12 3 जा 36, सही है। और फिर प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, 16 3 जा 48 और माइनस 12 2 जा 24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 -9 -5 इंटू 4 यानी माइनस का 20। अब 32 - 36 -4 आ जाएगा, -4, और यहाँ पे आ जाएगा 24 दूनी 48 यानी प्लस का 24 आ जाएगा। तो आप देखो -24 प्लस 24 यहाँ भी आ रहा है 0, ठीक है। यानी D1 की वैल्यू आ गया 0। अब हम लोग D2 निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो D2 निकालने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि D1 D2 D3 क्या आता है। अगर सभी जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और कोई भी एक जीरो के बराबर नहीं आया तो नो सॉल्यूशन होगा। तो D2 निकालेंगे कैसे, तो D2 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो D आया है इसी से D2 निकाल सकते हैं। सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, तो बाकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को तो कॉपी कर देंगे। इसके जगह हम लोग लिखेंगे 4 16 एंड 12, 4 16 एंड 12। अगले वाले कॉपी कर देंगे 1 3 एंड 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, 16 दूनी 32 यानी कि 32, 12 12 36 है ना। फिर आ जाएगा माइनस का 4, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, 3 2 जा 6 और -3 आने वाला है। फिर अगला हो जाएगा 1 को ढकेंगे, है ना। तो इसको ढकेंगे इसके कॉलम इसके रो को, तो क्या आ जाएगा 12 36 यानी 36 - 16, ये आ जाएगा कितना 32 - 36 -4 दूनी -8 हो जाएगा। और यह जाएगा 3 3 चौके 12 यानी कि माइनस का 12 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना। तो यहाँ 12 और 20 और ये 20 यहाँ भी आने वाला है क्या 0, तो D2 भी आ गया 0। अब हम लोग निकालेंगे D3। तो D3 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जहाँ से D आया वहीं से D3 निकालेंगे। थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, तो बाकी कॉपी हो जाएगा 2 3 एंड 1। अगला है -1 2 एंड 3, और अगला लिखेंगे 4 16 एंड 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, 12 दूनी 24 और 16 48 यानी कि 48, और प्लस का 1 हो जाएगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 12 3 36 -16 हो जाएगा, सही है। और अगला प्लस का 4 आएगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 24 - 48 -24 दूनी 48 -48 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो 36 - 16 20 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ से आ जाएगा प्लस में 9 में से 2 गया 7 7 4 जा 28, है ना 28। तो ये देखो -48 और प्लस का 48 आ गया 0, यानी कि D1 D2 D3 तीनों आ गया 0। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कैसा सॉल्यूशन मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे हेयर डी जो है डी किसके बराबर D इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0 और D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये भी तीनों क्या आ गया 0 हो गया। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite solution मिलेगा। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, अब इस पे बात करते हैं। देखो अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे वो सुनना। यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z। अब आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को कोई कांस्टेंट मान लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ मान लो, सही है ना। तो हमने यहाँ पे z को मान लिया लेट
z इज इक्वल टू हमने k मान लिया, सही ना। और ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे k क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हमने मान लिया k को। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि x और y की वैल्यू को भी k के फॉर्म में निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तीन इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल को गायब कर दो। जैसे z को तो हमने k मान लिया, तो x और y दोनों में से किसी एक को गायब कर दो। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, तो इक्वेशन 1 2 से हम y को गायब कर सकते हैं आसानी से। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 2 में, सही है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से और ऐड करने वाले हैं किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x और माइनस का 2y और प्लस का 2z इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 16 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 7x और प्लस में 3 और 2 5, 5z इज इक्वल टू 16 8 8 6 14, यानी कि 24 आ जाएगा, सही है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यहाँ पे 7x इज इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस 5z, और z की जगह हम लोग क्या रख देंगे, k रख देंगे, है ना, क्योंकि हमने z को k माना हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा k, और यहाँ से x की वैल्यू निकालना, तो 7 इसका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये रहा x की वैल्यू, ठीक है। चूंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो k के अलग अलग वैल्यूज के लिए x का वैल्यू मिलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता रहेगा। अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो x की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है, इन दोनों को उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, सही ना। तो पुट z इज इक्वल टू k एंड x इज इक्वल टू 24 माइनस 5k अपॉन 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रख देते हैं, सही है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगा वो सुनना, y को उठा के इधर करते हैं, 4 को उठा के इधर कर देते हैं, 2x प्लस जेड माइनस 4, तो आ जाएगा 2x प्लस जेड माइनस 4, सही है ना, 2x प्लस जेड माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, ये रहा 24 माइनस 5k अपॉन 7, और यहाँ पे प्लस में z की वैल्यू कितना, k और माइनस 4। अब यहाँ से देखो एलसीएम आने वाला कितना, 7, तो नीचे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 24 इंटू 2, 24 दूनी 48, यानी 48 और माइनस 10k, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7k माइनस 28, 24 नहीं 28, सच्चों का 28 होता है ना। तो यह आ जाएगा y की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करके मैं कहाँ पे लिख दूँ, चलो मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं वीडियो पॉज करके इसको मिटा देता हूँ। देखो इसके बाद सॉल्व करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस 10 के और प्लस 7 के, तो यह आ जाएगा माइनस 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक माइनस 3 के तो आ ही रहा है, नीचे 7 तो है ही, ऊपर आ जाएगा 48 माइनस 28, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना, 20, तो आ जाएगा 20, सही है। चलिए, तो ये इसका आंसर हो गया, y की वैल्यू ये आया, x की वैल्यू यहाँ पे रहा और z की वैल्यू हमने k माना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें k के फॉर्म में इसलिए सॉल्यूशन देना पड़ा क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो k के अलग अलग वैल्यूज के लिए x y z का वैल्यू अलग अलग मिलता रहेगा, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप k की जगह कोई अदर कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यानी सिंबल का जगह कोई भी आप अदर सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है, और x प्लस 2y नहीं 7y माइनस 5z प्लस 7y माइनस 5z इज इक्वल टू और 5 है, ठीक है। अगला इक्वेशन है x 5x माइनस 2y है ना, 5x माइनस 2y और प्लस 5x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 19 है,
ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमारे सामने, 2x प्लस 3y माइनस 3z, ठीक है। फिर x प्लस 7y माइनस 5z, अगला है 5x माइनस 2y प्लस 2z, ठीक है, इज इक्वल टू 90। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चार चीज़ें निकालना पड़ेगा, d, d1, d2 एंड d3, ठीक है। चलिए तो पहले d निकालते हैं। तो d क्या होता है, तो कॉफिशिएंट्स को लिखना पड़ेगा, यानी कि 2, 3, माइनस 3, तो 2, 3 एंड माइनस 3, 1, 7 एंड माइनस 5, 1, 7 एंड माइनस 5, अगला 5 माइनस 2 एंड 2, 5 माइनस 2 एंड 2। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो 2 इंटू इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा 14 और माइनस का 10, फिर अगला आ जाएगा माइनस का 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 25 हो जाएगा, फिर अगला है प्लस का 3, सही है, सॉरी माइनस का 3, माइनस 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा कितना, -2 और 7 5 या 35, यानी कि 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 10, 4, 4 2 जा 8, और यह जाएगा 27 इंटू 3, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 किसके बाकी 2, 3 6 8, 81 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला माइनस में, तो 35 से 2 37 इंटू 3, तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 किसके बाकी 2, 11, 111 हो जाएगा, 7 से बाकी 2, 3 3 2 11, ठीक है। तो यह प्लस का 111 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 111 प्लस 8, तो 119, 119 में से 81 घटा देना है, तो 9 में से 1 गया 8, 8 और 3 11, है ना। तो यह आ जाएगा प्लस का 38 बचेगा, ठीक है, कितना, प्लस का 38, 8 1 9, 8 3 11 के बाकी है 2, ठीक है ना। चलिए ये आ गया प्लस का 38। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, D1 को। तो D1 क्या होता है, तो जो D आया है इसके फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, इसके जगह हम लोग कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, तो 0, 5 एंड 19, और अगले वाले को कॉपी कर देंगे, 3 7 एंड -2, अगला है -3 -5 एंड 2। तो यहाँ इसको सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0, अब 0 से तो किसी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 आ जाएगा, -3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 और प्लस है ना 19 5, तो 95 हो जाएगा, 19 इंटू 5 95। अच्छा, अब फिर -3, ठीक है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -10 और फिर -133 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, तो ये हो जाएगा -10 और 19 7 133, है ना, 9 7 63, बाकी 6 13, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 105 इंटू 3, तो -315 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 143, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 या 9, 4 थे 12 के 2 बाकी 1 3 के 4, 429, तो प्लस 429 आ जाएगा, इसमें से 315 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, और ये आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, 5 4 9 1 1 2 3 1 4, है ना, 114 आ जाएगा, तो 114, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले सॉल्व करते हैं, यानी कि D2 पे बात करते हैं। D2 क्या होगा, तो D2 मैंने आपको बताया था, जो D आया है इसके सेकंड कॉलम की जगह हम लोग ये कांस्टेंट टर्म रख देंगे, तो 2 1 5 ये कॉपी हो जाएगा, और यह आ जाएगा 0 5 एंड 19, और अगला है -3 -5 एंड 2। इसको भी सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 2, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह हो जाएगा 10 और प्लस का 95, फिर माइनस का 0, 0 से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगला आ जाएगा -3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 19 -25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 प्लस 95 105 आ जाएगा, 105, 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा ना। तो अब अगले पे बात करते हैं, 0 हो जाएगा, 19 -25, तो 25 में से 19 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 और 6 3 18, प्लस का 18 आ जाएगा, है ना, प्लस का 18, तो यह आ जाएगा कितना, 228 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग D3 पे बात करते हैं, तो D3 कितना आएगा, तो इसके थर्ड कॉलम की जगह हम लोग कांस्टेंट टर्म रख देंगे, तो जाएगा 215, फिर अगला 3 7 -2, 3 7 एंड -2, फिर अगला है इसके जगह हम लोग 0 5 19 करेंगे, 0 5 एंड 19, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले लिखेंगे 2, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढकेंगे, 19 7 9 7 63 का 3 बाकी 6,
133 आ जाएगा और प्लस का 10 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 और माइनस 25। सही है, 19 माइनस 25। अब यहाँ पे हम लोग जीरो लेके चलेंगे तो प्लस जीरो से कुछ भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 133 प्लस 10 तो 143, 143 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 एकम 286 आ जाएगा, 286। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 तो प्लस का 18 आ जाएगा। और ये इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 6 14 के 4 बाकी 1 1 2 और 10 जीरो बाकी 1 2 1 304 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, हमें निकालना एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होगा d1/d। तो यहाँ पे d1 की वैल्यू क्या है, तो d1 d1 की वैल्यू क्या है 114, तो हो जाएगा 114 अपॉन डी की वैल्यू क्या है 38। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये लग रहा है 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में 8 3 24 से 4 बाकी 2। हाँ सही है, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे d2/d। तो d2 कितना है, तो देखो d2 की वैल्यू आया हुआ 228, तो 228 डिवाइडेड बाई 38 ये हो गया y। तो कितने बार में जाएगा, 2 से काटते हैं ना, 19 दूनी 38 और ये जाएगा 2 से 1 1 एंड 4। अब देखते हैं तो 19 छक है ना, 19 से 6 टाइम में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गया 6। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखेंगे अगला, यानी कि z निकालेंगे कैसे, तो d3/d करेंगे। तो यहाँ पे d3 की वैल्यू क्या है, तो d3 की वैल्यू 304 है, 304 इसको डिवाइड करेंगे 38 से, तो ये z की वैल्यू है। 2 से काटते हैं 19 और यहाँ पे 2 से काटेंगे 1 और ये हो जाएगा 2 1 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 है ना। अब 19 के टेबल में चेक करना पड़ेगा, 19 से 152 कितने बार में आएगा, तो 9 है 72, यानी कि 19 से 8 बार में शायद कट जाना चाहिए है ना। 9 है 72 तो बाकी 7 8 7 15 सही है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुका है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 8 और ये हमारा हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 368 आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 368 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।